सिटिंग सीएम को इस तरह से उठा लेना और तिहाड़ जेल भेज देना और इतने दिन पूछताछ करना कितना जायज है सर? ये उनकी साजिश है हाँ। कि हम किसी को डरते नहीं। और ईवीएम के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी शाह का इतिहास है कि वो कभी सच बोले नहीं जिंदगी में। एक बार मुझे वो सच बोले दिखाओ। ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो किस्सा है अभी तक 50% भी बाहर नहीं आया। ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, आईबी उनके हाथ में है। आईबी का तो मैं हमेशा कहता हूँ एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। अच्छा, ये 10 साल का कार्यकाल पूर्व न्यायाधीश के तौर पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल हम 90% लोगों के खिलाफ। तो क्या अभी और ऐसे लिस्ट में नाम आने बाकी हैं जो जेल जाएंगे सर? नाम उनके पास तैयार है। तो क्या उन पर कुछ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी? आप मुझसे, हम सभी से बेहतर आप जानते हैं ये दांव पे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? कानून से तो कुछ चलते ही नहीं, तो कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करने वाली हूं आज मैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी जी ने चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन जो कहा है वो बेहद सन्न करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आज खुशियां मना रहे हैं, बहुत गौरव गाथा गा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, उन्हें पछताना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं धमकी भरा भी बताया जा रहा है विपक्ष द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान किया गया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया जा चुका है। अब आगे जो प्रतिक्रिया होने वाली है वो 15 मार्च को होने वाली है। लेकिन इन सारे मामलों पर पूर्व न्यायाधीश क्या सोचते हैं? जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश और सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ कैमरे पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो किस्सा है अभी तक 50% भी बाहर नहीं आया। कोर्ट ने, मैंने कभी जिक्र किया था कि इसका संज्ञान लिया 2017-18 में, जब इनका मनी बिल करके पास हुआ, क्योंकि उनको राज्यसभा में विरोध था। 5 कानून बदले और ये क्या, ये 5 कानून का जो बदले आज सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल किया। तो 2017 से ये 19 में पिटीशन हुआ मेरे ख्याल से, तो वो 2-3 साल का पहला पैसे का हिसाब बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं बॉन्ड का, क्योंकि आज भी नहीं। तो उसका अलग पिटीशन होना चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए, और वो तो बहुत शुरुआत थी। तो वो कितने पैसे आए अभी तक देश के सामने आए नहीं। दूसरी बात, मैं बोला कि 23 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रखा, लेकिन बात तो कोर्ट में हो गई थी, ये गैर कानूनी है, सब कानून जो अमेंडमेंट किए गैर कानूनी है, सब बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने 8,350 बॉन्ड 1-1 करोड़ के छाप के लाए, प्रिंट करे, उसका बिल दिया। तो इनको ये क्या समझते खुद को? सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। बीजेपी सरकार, मोदी शाह, बीजेपी सरकार, आरएसएस। मैं जो बोलता हूँ या स्टेट विद इन स्टेट काम कर रहा है, तो ये डीप स्टेट है। आरएसएस नाम का एक डीप स्टेट यहाँ काम कर रहा है, वो किसी को मानता नहीं। प्लानिंग उसका खतरनाक होता है, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कानून रद्द किया, रद्द करने की भाषा करी, जजमेंट पेंडिंग था। जजमेंट आने में देर हो गई, तब तक इन्होंने 8,350 करोड़ के बॉन्ड छापकर बाजार में लाए। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं की इनके सामने क्या कीमत है, ये क्या समझते हैं? ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, आईबी उनके हाथ में है। आईबी का तो मैं हमेशा कहता हूँ एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। तो आईबी हमेशा याद इस देश की आरएसएस की शाखा रही है। तो मैं आपके माध्यम से हम सभी बहनों भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आपको स्टडी करना पड़ेगा कि ये डीप स्टेट क्या चीज़ है, और ये हमेशा हमारे खिलाफ काम करती है। सर, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ईडी, सीबीआई ये सब इनके अंडर काम करती है। अभी तक तो केवल जनता आरोप लगा रही थी, लेकिन बतौर पूर्व न्यायाधीश आप ये आरोप लगा देख रहे हैं। हाँ। जनता और मेरे में फ़र्क क्या है? जो मैं देख रहा हूँ वो जनता देख रही है। दूसरी बात ऐसी है कि जब ये करते हैं तो क्या करते, सिर्फ अपोजिशन को। कितने केसेस फाइल किए अपोजिशन के खिलाफ, और उनका क्या नतीजा निकला? आज तक 5,000 से ज़्यादा केसेस फाइल करे, 25 केस को कोर्ट में भेजा अभी तक, और उसमें से 5,906 केसेस ईडी ने दाखिल करी। 25 केस सिर्फ कोर्ट में गए,
और 0.2 कोर्ट में सिद्ध हुए। वो बोलते कि हम 90% सिद्ध हुए, क्योंकि 25 भेजे तो 23 कन्विक्शन है, लेकिन केस भरे हैं 5,906। तो एक और सब अपोजिशन के खिलाफ है, 90% केसेस अपोजिशन के खिलाफ है। ये तो क्या इससे सर ये साबित होता है कि अपोजिशन भ्रष्टाचारी है, विपक्ष भ्रष्टाचारी है, या फिर ये साजिश है? यदि सिद्ध होता हाँ। तो सबके केसेस कोर्ट में जाती, सबको कन्विक्शन होता। ये सिर्फ अभी ले लो ना, 2 CM के उदाहरण ले लो ना, जो अंदर है उनके खिलाफ क्या एविडेंस? वो तो बोल रहे हैं हमके खिलाफ एविडेंस दे दो। वो बेचारा हेमंत सोरेन बोल रहा है कि कौन सी लैंड है, कहाँ किस दुनिया में लैंड बसी हो, वो मुझे दिखाओ। मेरे नाम पे बोलते हैं ना आप, तो कहाँ है वो लैंड, दिखाओ। केजरीवाल बोलता है कि भाई 100 करोड़ की बात कर रहे हैं आप, 100 करोड़ तो आपको तो जगन्नाथ शेट्टी ने, जगन्नाथ क्या है उसका नाम, रेड्डी ने दिए बॉन्ड की तरफ। बॉन्ड के ये पैसे का ये ट्रेल हो रहा है, वो पकड़ो। तो मेरे पीछे क्यों पड़े? मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे सब मंत्रियों के पास नहीं। तो ये तो सवाल वो पूछ। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। सिटिंग CM को इस तरह से उठा लेना और तिहाड़ जेल भेज देना और इतने दिन पूछताछ करना कितना जायज़ है सर? ये उनकी साजिश है। हाँ। कि हम किसी को डरते नहीं, बीजेपी सरकार की। हाँ, ये साजिश है उनकी, वो दिखाते हैं, लेकिन वो खुद डरे हुए हैं। अभी जो मोदी ने स्टेटमेंट किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के आप बहुत तारीफ कर रहे हैं जो जजमेंट आया, लेकिन आपको ये भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? ये जब दुनिया ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैम है, ये जब सभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करे हैं, और जब कानून के तहत आप काम ही नहीं करते तो तुम किसको धमका रहे? तो ये जो आप हमेशा डर दिखा रहे हैं वो झूठ है। तो लोग ने अभी डरना बंद किया है, वो डरेंगे नहीं अभी लोग। जब आप सब डराने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों ने डरना छोड़ दिया है, ये इसका उदाहरण है। अच्छा, डरना छोड़ दिया। सर 24 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है। कल रामलीला मैदान में बड़ी ही मजबूती से सबने अपनी बात कही, लेकिन EVM पर भी सवाल उठाया गया। EVM का तो मैं 2013 से सवाल उठा रहा हूँ, और EVM के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी शाह का इतिहास है कि वो कभी सच बोले नहीं ज़िंदगी में। एक बार मुझे वो सच बोले दिखाओ। अरे चंडीगढ़ का इलेक्शन देखो ना, इतना मामूली इलेक्शन, उसमें उन्होंने कैसा मैनेज किया। तो यदि कैमरे के सामने वो इलेक्शन मैनेज करते हैं तो EVM में क्या करते होंगे? तो इसके अब मैंने उपाय बोला कि EVM को हमें अभी बात करने का एक ही तरीका है, वो EVM 3% 5% तक मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा उनका डिफरेंस अभी 10% तक जाना चाहिए, और वो जाएगा। आप सब लोग काम करेंगे तो वो डिफरेंस जाएगा, और इनका EVM मैनेज करना भी इस समय फेल हो जाएंगे। अच्छा, क्या कानून व्यवस्था फिलहाल देखते हुए थोड़ी लचीली चल रही है? क्या लगता है आपको? जैसे जनता सवाल उठाती रहती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाती रहती है। कौन से कानून है या कौन से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? कौन से कानून? अरे हमारी कितनी लड़कियां हैं, कितने उनके ऊपर अन्याय हुए, हथरत से सब इतिहास देखो, हर दिन कितने होते हैं वो देखो। मैं ज़्यादा आंकड़ेवारी दे के समाज को मैं गुमराह ये नहीं करना चाहता। मुझे समाज को 2024 के लिए जागरूक करना है कि इन्होंने कौन सा कानून है। अब वो तो बात देखो, पहले से तो झूठ बोलने की लिस्ट बनाओ तो देर जाएंगी। सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, पूर्व न्यायाधीश लिस्ट सुना दे जरा बीजेपी के झूठ की। आए तो 15 लाख हर कुटुंब को देंगे बोले, 2 करोड़ नौकरियां देंगे बोले, GST लाया, सब ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। तो क्या उन पर कुछ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी? आप मुझसे, हम सभी से बेहतर आप जानते हैं ये दांव पे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? कानून से तो कुछ वे चलते ही नहीं, तो कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? और बेचारे कोर्ट कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। मुझे तो डर है, उनको तो मेरे ख्याल से डराया भी जा रहा होगा। अभी गोगोई ने वीवीपैट का EVM के खिलाफ जजमेंट दिया था, मैं पिटिशनर था उसमें, और गोगोई ने बोला था कि EVM इज़ नॉट डिपेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद चुप बैठे। उसके पीछे Me Too लगाया, क्या क्या लगाया, जो वो हमारे सामने आता नहीं। मैं जो डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्या क्या लगा। अभी नीतीश कुमार को मैं इधर आने के पहले मिला था पटना में, हमारे अच्छे दोस्त, हम पुराने दोस्त थे, लेकिन बदल गए। क्या उसके पीछे लगाया मालूम ही नहीं। मतलब कोई कुछ तो लगाया होगा सर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है वो क्या है? ये कि कौन सा दबाव है कि जबरन उनकी पार्टी में चलेगा? 3W में उनका वाइन का तो रिपोर्ट नहीं है।
बाकी किसी का रिपोर्ट नहीं है। तो 3 टेबल में से कुछ लगाया हुआ। अच्छा, ये 10 साल का कार्यकाल पूर्व न्यायाधीश के तौर पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम 90% लोगों के खिलाफ, हम 90% लोगों को 2 जून के रोटी तक लाने का काम इन्होंने किया। देश की सब संपत्ति बेची, जितना भी देश खड़ा हुआ था वो बर्बाद किया। तो अभी सवाल कहाँ आता है इनके खिलाफ? इनकी जो सब गिनाएंगे हम, मैंने बोला अब, तो ये क्या करते? मणिपुर में क्या किया, हाथरस में क्या किया, या अभी अभी उनके वाराणसी में कौन सी हिंदू ये विद्यापीठ है, उसको क्या बोलते हैं, BHU का मामला, BHU का मामला, उसमें वो लड़कों ने लड़कियों पर बलात्कार दुष्कर्म किया और मोदी के साथ घूमते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अरे वो सबसे बड़ा उदाहरण, वो पहलवान लड़की के साथ करने वाला MP, क्या नाम उसका, उसका तमाम पहलवान जंतर मंतर पे आई थी। वो लड़कियां जब ओलंपिक में लाते तो आप मेरी बेटियां हैं, और जब उन्होंने आंदोलन किया तो वो क्या तुम्हारे दुश्मन बन गई? तो ये सब कारनामे जो है, ये सब देश को सभी तरफ से, चारों तरफ से बर्बाद करने के कारनामे थे। और उसमें वो आज तक यशस्वी हुए क्योंकि हम लोग नादान हैं। हम साथ में आए, 90% लोग साथ में आ रहे, खड़े हो रहे। हमारे नेता कुछ पैसों के लिए, पद के लालच में उनके साथ दे रहे, इसलिए हमारे ऊपर ये दिन आए। लेकिन अभी हमें आधी गर्दन कटी हुई है, आधी बचाने के लिए अगले 4 महीने में काम करना होगा। अच्छा, विपक्ष को कैसे देख रहे हैं, जो मजबूती से क्या खड़ा हुआ है, क्या टक्कर दे पाएगा बीजेपी सरकार को? बिल्कुल टक्कर दे रहा है। हाँ। बिल्कुल टक्कर दे रहा है। कल के सबके मुंह के भाषण, अभी मैंने बोला ना पहले कि ये डरा डरा के लोगों को, अभी लोगों ने डरना छोड़ दिया। मतलब इतना डरा दिया है कि डर ही खत्म हो गया। डर ही नहीं रहा। और कल वो सबके भाषण देखे आपने? बिल्कुल देखे हम 400 बार, तो बोले 400 ये हारेंगे। वो तेजस्वी बोला, जो भी बोलेगा, लड़के बोले ना, डर। राहुल गांधी है, ये तीनों चारों के भाषण देखो तो वो डर के बाहर है। राहुल तो बोलता है मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। राहुल अकेला है जो RSS के से पंगा ले रहा है। तो क्या अभी और ऐसे लिस्ट में नाम आने बाकी हैं जो जेल जाएंगे सर? नाम उनके पास तैयार है। हाँ, तैयार है, नाम उनके पास तैयार है। 24 से पहले किसको हाथ लगा से उनको क्या नुकसान होगा, समाज में क्या नुकसान होगा, उसका अभ्यास कर रहे हो। उनको लगा केजरीवाल को हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन देखा अभी उन्होंने, वो भी झारखंड का, उनको बोला क्या झारखंड कौन देखता है। लेकिन अभी उनको मालूम हुआ कि किसी को भी हाथ लगाया तो अभी वो डरने वाले नहीं है लोग। मतलब आफत खड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए। यस, आफत खड़ी हो जाएगी बस, और क्या। मुस्कुरा के सर आपने बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई। अंत में क्या कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं अभी सबको विनती करता हूँ कि हम आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये हमारी लोकशाही की अंतिम घड़ी है, डेमोक्रेसी की अंतिम घड़ी है। और उस घड़ी को बचाने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए उठो, रात दिन घर घर जाओ और 10 साल के मोदी के कारनामे, मोदी के कैसा देश बर्बाद किया वो लोगों को समझाओ। और 2024 में EVM को डरो मत, EVM के लिमिटेशन के पार हम जाएंगे, क्योंकि उनके पास 30-35% वोट है, बाकी 65% वोट तो हमारा है। तो हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बिल्कुल जीतेंगे। हाँ। अभी कांग्रेस का अकाउंट बंद किया तो क्या कांग्रेस ने काम छोड़ना बंद किया क्या? तो आ जाएंगे पैसा का, ऐसे लोग खर्च करेंगे। अभी मैं यहाँ आया, मेरे पास क्या पैसे है क्या? तो मैं क्या आपको चाय पिलाया? कभी भी नहीं पिलाया। तो भी आप लोग आते हैं, प्रेम करते हैं। तो लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। और पूर्व न्यायाधीश जी का कहना है कि इतना डरा दिया है बीजेपी सरकार ने विपक्ष को और जनता को कि अब डर ही समाप्त हो गया है। 24 का चुनाव सीधे तौर पर अगर जनता एकजुट हो जाती है तो बीजेपी को हराना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हालांकि बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल भी आपने सुना, 10 साल की तानाशाही के बारे में भी आपने सुना, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू बेटी। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।